नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, जी20 का जो डिक्लेरेशन है वो तो कल पास हो गया। पूरी दुनिया की मीडिया कह रही थी कि भारत इसमें कामयाब नहीं होगा, लेकिन इंडिया के जो हमारे डिप्लोमेट्स है, जो शेरपा है और जो अधिकारी है, उनकी मेहनत रंग लाई है। और हमने रशिया को भी साइडलाइन नहीं किया और अमेरिका को भी साइडलाइन नहीं किया। दोनों की सहमति से जो डिक्लेरेशन होता है जी20 का, उसे पास कर दिया है। हम इसकी पूरी जानकारी जानेंगे कि रशिया ने सबसे पहले क्या कहा था। रशिया ने कहा था कि हम जो डिक्लेरेशन है उसे ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेड कलर का बटन दिख रहा है आपको, उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दिए। देखिए, भारत ने वर्ल्ड मीडिया को झूठा साबित किया है और भारत की डिप्लोमेटिक जीत हुई है। दुनिया इससे परेशान हो गई है, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जी20 जो 9 और 10 तारीख को, आज आखिरी दिन है। आज का शेड्यूल मुझे पता है, जो कि सबसे पहले तो सभी वर्ल्ड लीडर्स राजघाट पे जाएंगे और वहाँ पे अपने जो भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे महात्मा गांधी जी की जो भी समाधि है वहाँ पे। उसके बाद एक मीटिंग होगी वन फ्यूचर के नाम से, और फिर जो भी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स के सामने। और फिर शाम तक, रात तक अपने अपने जो देश के वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपने अपने देश के लिए लौट जाएंगे। तो फिलहाल जी20 की जो सबसे अचीवमेंट बड़ी मानने जा रही है, हमारे जो जी20 इंडिया में हुआ है दिल्ली में 2023 में, इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट तो एक है कि जो आउटकम्स निकले इस पर, मतलब जो हमारे जो आउटकम थे उस पर 73 आउटकम्स निकले हैं। मतलब अभी तक जो भी इससे पहले जो जी20 मीटिंग्स हुई है उसमें सबसे ज़्यादा इसमें आउटकम्स निकले हैं। और अनेक्स डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो पारित किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें लगभग 39 आउटकम्स आए। तो टोटल मिलाकर 112 जो हमारा जी20 का ध्येय था, उसमें सबसे बड़ा जो एम्बिशियस प्रेसिडेंसी रही है वो जी20 की हिस्ट्री में इंडिया की रही है, ऐसा जो अलग अलग डिप्लोमेट्स है उनका कहना है और जो भी स्पेशलिस्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनका मानना है। तो आगे चलते हैं। देखिए, रशिया ने, अगर शुरुआत से बात करें हम, तो जो जी20 की अध्यक्षता होने से पहले यानी 10 दिन पहले रशिया ने कहा था, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा था कि अगर जो जी20 डिक्लेरेशन आ रहा है उसमें अगर रशिया के पॉइंट्स यानी रशिया के व्यूज, रशिया के मत को वहां पे मांडने नहीं दिया, सबके सामने रखने नहीं दिया, तो हम जी20 डिक्लेरेशन पास नहीं होने देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर ये ब्लॉक हो जाता तो इंडिया की प्रेसिडेंसी सक्सेसफुल नहीं मानी जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य का आउटकम तो निकलना चाहिए ना। अगर जी20 हमारे यहाँ पे हुआ तो उसका कुछ आउटकम निकलना चाहिए ना। अगर डिक्लेरेशन ही नहीं आया तो कुछ आउटकम ही नहीं निकला, तो इसकी वजह से जो हमारा जी20 है वो असफल माना जाता हिस्ट्री में या फिर फ्यूचर में। तो इसके चलते रशिया ने कहा था कि ब्लॉक कर देंगे, लेकिन ये जो पास हो गया है इसमें हमने रशिया का हाल ही में जो, मतलब हालात की जो डिक्लेरेशन है उसमें 4 बार यूक्रेन का नाम आया है, लेकिन हमने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है, जैसे कि पिछले साल बाली में दिखाई थी, जो इंडोनेशिया में जी20 समिट हुआ था, उसमें रशिया की कड़ी निंदा की गई थी। लेकिन इस साल जी20 में शुरुआत में ही हमने कहा था कि हम ना किसी के पाले में जाएंगे, ना किसी को सपोर्ट करेंगे। हम जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है उसकी तरफ जाएंगे। और जो अगर वार को रोकने की बात कर रहे हैं आप, तो हमारे सिर्फ 3 ही वर्ड है, डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस। इन 3 वर्ड्स को लेकर हम हर तरफ चलते हैं। तो ये भी रशिया भी खुश हुआ यहाँ पे, और फिर वेस्टर्न नेशंस भी खुश हुए कि इंडिया ने इसकी मान्यता दी। तो अगर हम जी20 की अगर अचीवमेंट की बात करें, तो सबसे पहले एक अचीवमेंट ये होगी कि अफ्रीकन यूनियन को जी20 का परमानेंट मेंबर, हालांकि अभी जी20 नहीं रहा, जी21 हो गया, लेकिन परमानेंट मेंबर इंडिया के पास प्रेसिडेंसी होने के टाइम पर अगर अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर बनता है तो ये इंडिया की बहुत बड़ी ग्लोबल साउथ के लिए जीत होगी। आप सभी को पता होगा कि पीएम मोदी जी क्या कहते हैं कि हमें ग्लोबल साउथ का स्पोक्स पर्सन बनना है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बननी है। तो अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करने के बाद ग्लोबल साउथ की आवाज़ ज़्यादातर हम बन गए हैं पहले से ही। ऐसा क्यों? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में लगभग 55 कंट्रीज आते हैं, इसमें लगभग 1.5 बिलियन पीपल रहते हैं। तो इन सब का अगर एक लीडर होगा, तो जैसे कि भारत होगा, तो पूरी दुनिया में अलग अलग वर्ल्ड स्टेज पर अफ्रीकन यूनियन का भी एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। तो इसी वजह से अफ्रीकन यूनियन को जी20 का परमानेंट मेंबर बना के इंडिया ने एक सबसे बड़ी अचीवमेंट की है। और इसके लिए पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स है और जो इंडिया के जो जी20 के शेरपा हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए और प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके चलते इसके बाद की अगर बात करें तो
जो न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन है वो पास होने की वजह से डे 1 को ही पास हो गया, ना ही किसी के, सब लोगों ने 100% कंसेंसस दिया कि सभी इशू इसमें आ गए हैं इंक्लूडिंग यूक्रेन वार। इसमें हमने ना ही रशिया का कंडेम किया है, ना ही यूक्रेन का साथ दिया है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि ह्यूमैनिटी के लिए ये वार नहीं है, और ये प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार। तो इसके चलते हम अलग अलग मंच पर ये कहते आ रहे हैं। तो अगर इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात करें अचीवमेंट की, तो यूएस, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और मिडिल ईस्ट और इंडिया ने एक ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का प्रयास किया है। इस पर मैंने आपके साथ एक वीडियो भी साझा किया था, वो हमारे चैनल पे होगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके लिए क्या हुआ है कि चाइना का जो प्रभुत्व मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, उसे काउंटर करने के लिए इंडिया, यूएस, यूएई और फिर यूरोपियन यूनियन और सऊदी, इन सब ने मिलाकर G20 के साइडलाइन में एक शिपिंग कॉरिडोर बनाने का एक प्रस्ताव रखा था, और ये सभी ने मान्यता भी दी है। तो चाइना का BRI जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके जरिए चाइना क्या कर रहा था कि अलग अलग जो देश के कंट्री, जो वर्ल्ड के छोटे छोटे देश है, उनको उनकी GDP के ज्यादा कर्ज दे रहा था और उन्हें डेट ट्रैप में फंसाकर वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके उसको कब्जे में ले रहा था। लेकिन इंडिया, अमेरिका ऐसा नहीं करेंगे। इंडिया, अमेरिका सबको साथ में लेकर ऐसा काम करेंगे, ऐसा इस कॉरिडोर में भी कहा है। और ये कॉरिडोर होकर मुंबई से लेकर यूएई, फिर यूएई से सऊदी, फिर इराक, ईरान और फिर इजराइल के जरिए यूरोप में कनेक्ट करेगा। इसकी वजह से इंडिया का जो व्यापार है वो मिडिल ईस्ट में तो बढ़ेगा ही, फिर यूरोप में भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो रोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर अफोर्डेबल रहेगा तो यूरोपियन यूनियन वालों को हम इंडिया से जो सामान है उसको इंपोर्ट करने के लिए अफोर्डेबल कीमती में आएगा ना। तो इसकी वजह से चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी यूरोपियन यूनियन की, और जो पूरी दुनिया को पता है कि अगर चाइना पे डिपेंडेंसी कम नहीं की तो चाइना का इसमें मोनोपोली हो जाएगी। तो इसी वजह से इंडिया का इसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाला है और इसका फायदा सबसे ज्यादा इंडिया के नजरिए से होगा। और अगर हम दूसरी बात करें तो ये तो रेलवे प्रोजेक्ट डील की बात होगी, और अगर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी इसमें बनाया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि हम इंडिया में 20% इथेनॉल यूज करके पेट्रोल का यूज कर रहे हैं। तो इसी वजह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी इसमें मैटर करता है कि इंडिया को क्लीन एनर्जी, ऐसा इंडिया ने पुश किया है G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लिए। और अगर हम वर्ल्ड लीडर्स की बात करें तो ये तो मास्टर गोगो आए थे, आप सभी को पता होगा। ओलाफ जो स्कोल्स है, जो जर्मनी के चांसलर है, उनकी एक आंख ढक गई है। मैंने वो मूवी देखी थी, किसकी थी? सलमान खान और आमिर खान की थी। उसमें शक्ति कपूर ने ऐसा ढका हुआ है। अगर आपको याद आ रहा होगा उस मूवी का नाम तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये तो मीटिंग है, आप सभी को पता होगा, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सबसे इंडिया के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, और अमेरिका को भी काउंटर करने के लिए चाइना को। क्यों? चाइना मिडिल ईस्ट में अपने पैर पसार रहा है। हाल ही में शी जिनपिंग सऊदी के दौरे पे गए थे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया था। तो इसकी वजह से अमेरिका को भी ये गुजारा नहीं हुआ कि हमारे होते हुए चाइना का मिडिल ईस्ट में इतना गौरव तरीके से स्वागत होता है। तो अमेरिका ने भी इसे काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ और सऊदी के साथ, यूएई के साथ जुड़कर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, ताकि मिडिल ईस्ट जो है वो चाइना पर डिपेंडेंट ना हो सके। तो आप सभी को पता। और रात की अगर बात करें, कल तो डिनर का माहौल था। डिनर के लिए सब लीडर्स, प्रेसिडेंट ने डिनर के लिए इनवाइट किया था सभी को, तो वो तो होने वाला था। तो आप सबको इतना याद रखना चाहिए कि जो G20 की अध्यक्षता है इंडिया की, उसमें जो क्या क्या अचीवमेंट हुई। सबसे पहले तो अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया, और अभी G20, G21 हो गया। फिर दूसरा, जो ग्लोबल अलायंस, यानी ग्लोबल, अभी दुनिया क्या कर रही है, गुटों में बट रही है। एक तो रशिया चाइना का गुट, और फिर यहाँ पे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का गुट। इन सभी के गुट निर्माण होने के वक्त ही इंडिया का जो G20 का डिक्लेरेशन है वो पास होना, वो सभी लीडर्स ने मान्यता देना, उसे अडॉप्ट करना, ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक जीत हो गई है। और इससे पूरी दुनिया परेशान है कि इंडिया ने ऐसा कैसे किया। रशिया को भी नाराज नहीं किया और फिर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को भी नाराज नहीं किया। इससे इंडिया की डिप्लोमेसी के जरिए और इंडिया का प्रभुत्व जो वर्ल्ड में बढ़ रहा है, इसकी आपको अनुभवता होगी, इसकी आप सभी को जानकारी होगी। और वर्ल्ड मीडिया ने तो सब पहले ही कहा था कि इंडिया की G20 सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन हमने वर्ल्ड मीडिया को इससे
साइडलाइन करते हुए हमारा जो भी हमारे हित में होगा उसके लिए हमने इसको काम किया है और G20 की अध्यक्षता में इंडिया की एक सक्सेसफुल जीत हो गई है, डिप्लोमेटिक जीत हो गई है। तो आप सभी को इतना याद रखना चाहिए। आपने अगर इतना वीडियो देखा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी साथ में दबाइए, आपकी वीडियो साथियों के साथ साझा कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली खबर लेके, अगली वीडियो ऐसे ही लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।